साझेदारों के पूंजी खाते आज का टॉपिक है। इसको हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं। तो साझेदार तथा फर्म के संबंधित सभी लेन देनों को जिस खाते में अभिलेखित किया जाता है वह पूंजी खाता कहलाता है। यह प्रत्येक साझेदार के लिए पृथक माने अलग अलग बनाया जाता है। यदि साझेदार ए बी सी है तो ए के लिए पूंजी खाता अलग बनता है, बी के लिए अलग बनता है, सी के लिए भी अलग बनता है। लेकिन इसे टेबुलर या सारणीबद्ध भी बनाया जा सकता है। तो नीचे आप ये मैं प्रारूप बनाया हूं, देखेंगे आप, ये सब साझेदारों के पूंजी खाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 साझेदार एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, साझेदार ए, बी और सी। इसे ही हम कहेंगे सारणीबद्ध या टेबुलर। टेबुलर मतलब कि एक ही बार हम खाते को से या को लिख रहे हैं, लेकिन तीनों साझेदारों को हमने इसमें शामिल कर लिया है। इसी को हम सारणीबद्ध कहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साझेदारों का पूंजी खाता का जो शेष क्रेडिट शेष होता है, ये उसकी शुरुआत करेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी की राशि हमें तुलन पत्र से प्राप्त होगी, या व्यापार प्रारंभ हुआ है पहली बार या प्रथम वर्ष है तो उसकी जो पूंजी होगी, जो पूंजी शेष होगी, वह उसकी प्रथम शेष कहलाएगी। तो बैलेंस बीडी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह एक क्रेडिट शेष इसको प्रदर्शित करता है, तो क्रेडिट में ही इसकी शुरुआत को हम कर रहे हैं। यह है डेबिट पक्ष है इसका, और दाईं तरफ जो होगा वो क्रेडिट पक्ष है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं गत वर्ष के क्लास में। तो यहाँ पर हमने इसको बैलेंस बीडी से शुरुआत की सभी साझेदारों का। फिर जो भी साझेदार को फर्म की ओर से प्राप्त होगा, जैसे पूंजी पर जो ब्याज की राशि होगी प्रत्येक साझेदार का, वह यहाँ पर पूंजी खाते में उसे क्रेडिट होगी। फिर यदि तुलन पत्र में किसी प्रकार का कोई जनरल रिजर्व रखा हुआ है तो उस जनरल रिजर्व को भी सभी साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। फिर जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं या अविभाजित लाभ, जो तुलन पत्र में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, जो लाभ अभी बट नहीं पाया है समस्त साझेदारों के मध्य, ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही या अविभाज्य लाभ को ही हम यहाँ पर लेंगे लाभ हानि खाता को, जो तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में राशि दिखाई जाएगी, और उसको भी सामान्य संचय की तरह ही पर समस्त साझेदारों में बांट दिया जाएगा। फिर साझेदारों के प्रवेश एवं निवृत्ति में या लाभ हानि के अनुपात में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस स्थिति में समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों का वैल्यूएशन पुनः किया जाता है। उस अवस्था में पुनर्मूल्यांकन खाता एक बनता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसके लाभ को भी समस्त साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में वितरित किया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, यदि कोई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को भी हम यहाँ पर समस्त साझेदारों को वितरित कर देंगे। फिर हम देखेंगे, यदि गत वर्ष जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में यदि ख्याति की राशि या गुडविल की राशि दी हुई है तो उस गुडविल को हमें अपलेखित करना है। तो उसके लिए यह पक्ष बदल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में हम यहाँ पर लिखेंगे ख्याति को पुराने लाभ हानि के अनुपात में ही यहाँ पर अपलेखित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे पुस्तकों से हटा देना है किसी नए साझेदार के आने से पहले। इसको आप इस तरह से समझें कि यह जो ख्याति है यह वह सुनाम है जो ए बी सी पुराने साझेदार हैं उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है। अगर मान लीजिए कि डी नया प्रवेश लेता है तो उस ख्याति को अर्जित करने में डी का कोई भी योगदान नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए कि वो ऐसा फल है जिसको उगाने में ए बी सी ने ही बहुत मेहनत किया था, और डी जो आएगा और उसको खा लेगा तो ऐसे तो नहीं खा सकता। इसलिए यहाँ पर उस पुराने ख्याति को, जो पुराना सुनाम है, उसकी जो मौद्रिक मूल्य है, उसे समस्त पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। फिर इसी तरह से जब मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लाभ हानि खाता जो तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में रहता है वह लाभ होता है। इसी तरह से अगर संपत्ति पक्ष में कोई अविभाजित शेष है तो वह हानि होगी, तो उस हानि को भी लाभ की तरह ही समस्त साझेदारों को उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाएगा। अब प्रवेश और निवृत्ति या किसी भी प्रकार के पुनर्गठन होता है साझेदार का, तो उस स्थिति में यदि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उससे यदि हानि होती है तो उस हानि को भी यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो दो दिख रहा है, ये हानि यदि हो की स्थिति होगी, यदि डेबिट में है तो वो फिर क्रेडिट में नहीं होंगे। मतलब वास्तविकता में हम सवाल को हल करेंगे तो यह या तो डेबिट में लिखा जाएगा या तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, दोनों पक्ष में यह नहीं हो सकता, ध्यान रखना है इसको। अब
पूरा क्रेडिट का टोटल यहाँ पर कर लेंगे योग में, और उसे समस्त डेबिट की राशियों को घटाने के बाद यदि शेष आता है इसे हम लिखेंगे बैलेंस सी और उसकी राशि को हम यहाँ पर घटा करके लिख देंगे और योग जो है दोनों तरफ समान होगा। तो यह है स्टूडेंट पूंजी खाता। पूंजी खाता में साझेदारों को जो भी फर्म की तरफ से भुगतान किया जाता है उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। मतलब साझेदारों को यदि कोई राशि प्राप्त हो रही है फर्म से तो वो क्रेडिट में जाएगा, और यदि साझेदार कोई राशि का भुगतान करता है कि हानि होती है तो वह साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट में लिखा जाता है। होपफुली आपको यह समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये टेबुलर है या सारणीबद्ध पूंजी खाता है। इसी को अगर हमने जैसे पहले लाइन में देखा है, यहाँ पर देखो प्रत्येक साझेदारों के लिए पृथक पूंजी खाता, तो इसका भी एक नमूना है। यहाँ पर देखिए अगर हम ए का पूंजी खाता बनाएंगे तो ठीक यही समस्त मदें, मतलब पूंजी पर ब्याज, सामान्य संचय, लाभ हानि, पुनर्मूल्यांकन का लाभ या संयुक्त जीवन बीमा, ये सारा हम सिर्फ एक ही पूंजी खाता, तो ए के संबंध में या ए का जो हिस्सा होगा उसका बैलेंस यहाँ पर लिखाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद उसकी पूंजी पर ब्याज, सामान्य संचय में ए का हिस्सा, और तुलन पत्र में अविभाजित लाभ अगर है तो उसका हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का हिस्सा और संयुक्त जीवन बीमा का हिस्सा। इसी तरह से जो पुराना ख्याति होगा उसको अपलेखित करेंगे तो इसमें ए का हिस्सा डेबिट होगा, और यदि तुलन पत्र में कोई अविभाजित लाभ हानि का शेयर जो अगर डेबिट शेष है तो उसे हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे, और पुनर्मूल्यांकन से यदि हानि होता है तो उसे भी हम डेबिट में लिखेंगे, फिर उसका शेष आ जाएगा। इसी तरह से हम बी का पूंजी खाता बनाएंगे और सी का पूंजी खाता बनाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं पृथक पूंजी खाता का होना। और सारणीबद्ध, वो हमने अभी आपको दिखाया कि सारणीबद्ध पूंजी खाता में एक ही समय पर समस्त साझेदारों का पर लेखा एक स्थान पर कर दिया जाता है। प्रैक्टिकली जिसका प्रयोग ज्यादा होता है सवाल को हल करने के दौरान वो यह सारणीबद्ध वाला पूंजी खाता ही है। तो पूंजी खाता होपफुली समझ में आ गया। फर्म और साझेदारों के मध्य जितने भी संबंधित लेन देन होते हैं वो समस्त लेन देनों को इस खाते में लिखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे साझेदारों के पूंजी खातों को अनुरक्षित करने की विधियां। तो कुल 2 विधियां हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहला है स्थिर पूंजी विधि, अपोजिट है स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। स्थिर पूंजी का अर्थ है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब उस जो पूंजी होती है वह स्थिर रहती है, जो प्रारंभिक पूंजी है वही अंतिम पूंजी रहती है पूंजी खाते में। पूंजी खाते में केवल पूंजी को लिखा जाता है, और नवीन पूंजी का यदि विनियोजन होता है तो वह, या पूंजी से कोई राशि यदि आहरित होता है तो वह, इतनी चीजें ही पूंजी खाते में लिखी जाती हैं। सामान्यतया पूंजी खाते का शेष जो प्रारंभिक शेष होता है वही अंतिम शेष बना रहता है। अपवाद की केस को भी हम देखेंगे। अस्थिर पूंजी विधि दूसरी विधि है, उसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहेंगे। इसमें पूंजी खाते का जो शेष है उसमें परिवर्तन होता है प्रारंभिक शेष से, क्योंकि पूंजी खाता में पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि, नियोजन का लाभ का हिस्सा या किसी भी प्रकार के कोई संचय का हिस्सा, तो वो सारा वेतन, कमीशन यदि कोई साझेदार को प्राप्त हो रहा है तो वह समस्त राशियां उसमें लिखी जाती हैं। इसलिए उसका अंतिम शेष है वह परिवर्तित होता है। तो इसे हम कहेंगे अस्थिर पूंजी विधि, क्योंकि पूंजी जो का जो शेष है वो परिवर्तित होना है, चाहे घटना है चाहे बढ़ना है, किंतु चेंज तो होगा ही, इसलिए उसे हम फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि कम घटना या बढ़ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्थिर विधि या फिक्स्ड कैपिटल मेथड को देखेंगे। उसमें बनने वाले खाते क्या होते हैं। उसमें आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 2 खाते बनते हैं। एक होता है पूंजी खाते, और जिसका प्रारूप आप देख पा रहे होंगे, और एक होता है चालू खाते, करेंट अकाउंट। तो स्थिर पूंजी में यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी को लिखें। नंबर 1 पे तो ये प्रारंभिक पूंजी है, यहाँ पर खाता पृष्ठ संख्या दिख रहा होगा, ये लेजर फोलियो में हम पोस्टिंग के समय यहाँ पर क्रमांक को लिखते हैं, जैसा हम जनरल एंट्री में करते थे। यहाँ पर भी सेम कार्य करना है। अतिरिक्त पूंजी यदि वो लगाता है, यहाँ पर ये कोष्टक में है एक्चुअली, अतिरिक्त पूंजी यदि किसी साझेदार के द्वारा, जैसे हमने कक्षा 11वीं में एकल प्रणाली में या सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने देखा था कि पूंजी अंतिम पूंजी, प्रारंभिक पूंजी होता है, और बीच में भी पूंजी लगाया जाता है, अतिरिक्त पूंजी का भी विनियोजन होता है। तो अतिरिक्त पूंजी यदि वर्ष के बीच में यदि साझेदारों के द्वारा लगाया जाता है तो प्रारंभिक पूंजी बढ़ेगी। तो प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर जितनी भी होगी उसमें अतिरिक्त पूंजी की राशि को, बैंक खाता को यहाँ लिख रहे हैं हम, बैंक खाता को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि या फर्म के बैंक खाते में वो डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पर बैंक खाता डेबिट हो रहा है यहाँ पर, और राशि बढ़ेगी। और इस तरह से यदि वो पूंजी का किसी प्रकार से यदि स्थायी आहरण, मतलब अपने पूंजी से यदि कोई राशि को आहरण करता है तो उसको यहाँ पर साझेदारों के फर्म के जो बैंक खाता होता है उससे भुगतान किया जाएगा, तो यहाँ पर वो हो जाएगा बैंक खाते से। ये 2 ही स्थितियां हैं जब पूंजी परिवर्तित होती है, अन्यथा
यह स्थिर ही रहती है, इसलिए इस विधि को स्थिर पूंजी विधि या फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। इस तरफ आ जाएगा बैलेंस बीडी और यहाँ पर बैलेंस सीडी की राशि होगी। तो यदि यह अपवाद जो अतिरिक्त पूंजी का विनियोजन और पूंजी का स्थायी आहरण, यदि ये दो परिस्थितियां नहीं है तो संभव है कि यहाँ पर यदि प्रारंभिक पूंजी 1 लाख है तो अंतिम पूंजी भी 1 लाख ही रहेगी, इसलिए इसे स्थिर पूंजी विधि कहते हैं। तो जब स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाता तो राशि परिवर्तित नहीं हो रही है, जो प्रारंभिक है वही अंतिम होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम रहता है। बहुत इसका जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं वो यही है कि यदि अतिरिक्त पूंजी वर्ष के बीच में विनियोजित हो रही है व्यापार में किसी साझेदार के द्वारा या सभी साझेदारों के द्वारा तो ही पूंजी बढ़ेगी, और यदि पूंजी की निकासी हो रही है, विड्रॉवल हो रहा है, तो उस स्थिति में पूंजी भी कम होगी, अन्यथा जो पूंजी है वो सेम रहेगी। अब जो भी बैंक यहाँ पर हम देखेंगे जो वेतन है या जो अतिरिक्त राशि उसने लगाया यहाँ पर इसी तरह से, या वेतन उसको प्राप्त हो रहा है किसी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी साझेदार को, या कमीशन मिल रहा है, या पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, तुलन पत्र में गत वर्ष के अविभाजित लाभ का हिस्सा उसको मिल रहा है, तो इस स्थिति में वो समस्त राशियों को साझेदारों के प्राप्त तो होगी, लेकिन वो किस खाते में लिखी जाएंगी, क्योंकि पूंजी खाते में हम नहीं ले सकते ये सारी चीजों को, क्योंकि स्थिर पूंजी पद्धति को अपनाया हुआ है, इसलिए उसके लिए करेंट अकाउंट या चालू खाते को निर्माण किया जाता है, और वह समस्त राशियां जो सामान्यतः पूंजी खाते में ही जाती थी केवल पूंजी शेष को छोड़कर चालू खाते में लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि शेष जो बैलेंस बीडी है यूजुअली वह सीडी होता है, लेकिन जब अंतिम शेष होता है यहाँ क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट शेष भी हो सकता है। तो जब डेबिट शेष होगा इसका अर्थ यह है कि पूंजी खाते में से ज्यादा राशि जो है वो फर्म के लिए दायित्व बन रहा है, फर्म को चुकाना है साझेदार के द्वारा। उस स्थिति में जो चालू खाते का शेष है वह क्रेडिट शेष या डेबिट शेष दोनों में से किसी भी प्रकार का शेष आ सकता है, मतलब सीडी या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा, या किसी तरफ भी हो सकता है। तो हम तो जानते हैं कि यदि यह डेबिट पक्ष का टोटल यदि ज्यादा है तो वह डेबिट शेष कहलाएगा, क्रेडिट का योग पक्ष का योग यदि ज्यादा है तो वह क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। तो दोनों तरफ यहाँ पर अंतिम शेष आ सकता है, इसीलिए हमने ओपनिंग बैलेंस को भी दोनों तरफ लिखा है कि हो सकता है कि यह तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में चालू खाते का शेष लिखा हो। यदि संपत्ति पक्ष में शेष लिखा हुआ है इसका अर्थ यह है कि हम उसे डेबिट में लिखेंगे, इसका जो बैलेंस बीडी होगा वह डेबिट में होगा यदि तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में इसका चालू खाते का साझेदारों का शेष लिखा हुआ है। लेकिन यदि वह दायित्व पक्ष में ही लिखा हुआ है तो वहां पर वो क्रेडिट में, अर्थात जैसे पूंजी खाते का शेष होता है उसी तरह से चालू खाते का शेष को भी क्रेडिट बैलेंस से ही शुरू करेंगे। और यहाँ पर अतिरिक्त देखेंगे यहाँ आहरण, आहरण पर ब्याज, आहरण और आहरण पर ब्याज दोनों अलग अलग मदे हैं। आहरण वह राशि है जो निजी प्रयोग के लिए साझेदारों द्वारा आहरित की गई है, और आहरण पर ब्याज यह वह राशि है जो फर्म को साझेदार के द्वारा देय है। तो उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, प्रतिशत या राशि दी होगी वो, और उस राशि को भी हमें यहाँ पर चालू खाते से कम करनी है। फिर ये संपत्ति पक्ष में देखेंगे जो भी हानि दिया हुआ है या अविभाजित लाभ हानि का हिस्सा दिया हुआ लाभ हानि खाते का, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह से यदि फर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई चुकाया जाता है साझेदार को तो भी यहाँ बैंक खाते से लिखा हुआ है, जैसे कि ऊपर पूंजी खाते में लिखा हुआ है चालू खाते में से भी, तो यह वो चालू खाते का शेष है। याद रखने वाली बात क्या है कि स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। अब हम देखते हैं अस्थिर पूंजी विधि। अस्थिर पूंजी विधि जिसमें जो साझेदारों का पूंजी खाते का जो प्रारंभिक शेष है वह परिवर्तित होता है, जैसे कि जो शेष है बदलाव आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। आप देखेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है जो हमें तुलन पत्र के दायित्व पक्ष से मिलेगा यहाँ पर शेष, उसके बाद यदि अतिरिक्त कोई राशि लेकर आता है तो बैंक खाते को लिखा हमने। फिर यहाँ पर वेतन, कमीशन या पूंजी पर ब्याज या लाभ हानि खाते का लाभ का हिस्सा उसे हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिखा, ये क्रेडिट पक्ष हो गया। तो शेष के साथ समस्त राशियां इसी में लिखी जाएंगी। तो अस्थिर पूंजी विधि में हमें ध्यान रखना है केवल एक ही खाता बनता है, वह है साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी का शेष और समस्त मदें जो उसे प्राप्त होती हैं वह, और जो भी उनके द्वारा भुगतान किया जाता है वो सभी मदें इसी खाते में लिखी जाती हैं। तो एक ही खाता इसमें बनता है अस्थिर विधि में। इसलिए यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस बीडी, यहाँ पर बैलेंस सीडी होते होते वह चेंज होना ही है, वह बढ़ता या घटता है। ये राशि जो है वो आ जाएगी उसके अंतिम शेष, इसे हम कहेंगे अस्थिर पूंजी।
अब दोनों के बीच में एक अंतर है, यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अंतर का आधार यहाँ टेबुलर बनाया है, देखिए खातों की संख्या। खातों की संख्या में हम देखेंगे दो खाते बनाए जाते हैं, इसमें स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते, जबकि अस्थिर पूंजी विधि में केवल एक ही खाता अर्थात साझेदारों के केवल पूंजी खाते ही बनाए जाते हैं। नंबर 2, समायोजन। समायोजन सभी प्रकार के जितने भी जो पूंजी पर ब्याज या कमीशन या अविभाजित लाभ का हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन या जो भी है, उसको हम यहाँ पर चालू खाते में लिखते हैं। स्थिर पूंजी विधि में और अस्थिर पूंजी विधि में इन सभी समायोजनों को पूंजी खाते में ही लिखा जाता है, क्योंकि एक ही खाता बनता है। फिर स्थिर शेष, जो शेष है पूंजी खाते का वह स्थिर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यह स्थिर पूंजी खाता विधि है, तो सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। केवल कुछ विशिष्ट अपवाद उसको छोड़कर यह अपरिवर्तित रहता है। तो वह जो अपवाद की स्थितियां हैं उसे मैंने बता दिया है, आपको याद होगा कि यदि वह वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी का समायोजन करता है साझेदार तब, या स्थायी आहरण करता है अपनी पूंजी में से, तो तब जाकर के यह पूंजी परिवर्तित होती है, अन्यथा अपरिवर्तित होता है सामान्यतः। फिर अस्थिर पूंजी विधि में हम देखेंगे प्रत्येक वर्ष में यह परिवर्तित होता है, चाहे वो घटेगा चाहे वो बढ़ेगा, सेम नहीं होगा, यह तय है। फिर हम देखेंगे शेष। शेष क्या रहता है? स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते का जो शेष है वो सदैव क्रेडिट शेष को प्रदर्शित करता है, जबकि अस्थिर पूंजी विधि में शेष है वह क्रेडिट भी शेष हो सकता है और डेबिट शेष भी हो सकता है, जैसा कि हमने प्रारूप में देखा। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि विनियोग खाता सिर्फ हम फर्म के लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। जो लाभ हानि खाता बनता है उस लाभ हानि खाते का शेष निकल चुका है। अब जो भी समायोजन की राशियां बच गई हैं, उन समायोजन की राशि लेने के लिए या उनको विभाजन को जोड़ने के लिए लाभ हानि खाता जहां खत्म हुआ है वहीं से शुरू करके इसको बनाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं लाभ हानि खाते का विस्तार। प्रारूप आपके सामने है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं लाभ हानि खाते के शेष से। यदि लाभ आ रहा है तो यहाँ पर हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे, यदि हानि होगी तो उसे हम यहाँ पर डेबिट में लिखना होगा। फिर उसके बाद हम लेंगे आहरण पर ब्याज। जो समायोजन है जो छूट गया है, ये चूंकि ये फर्म के खातों में बन रहा है तो फर्म के लिए यह आहरण पर ब्याज एक लाभ की बात है या उसे उसके फायदे की बात है फर्म के लिए, तो आहरण पर ब्याज हम यहाँ लेंगे। और बाकी जो उसे भुगतान किया जाएगा साझेदारों को, साझेदारों का जो हिस्सा होगा, जैसे उनको वेतन साझेदारों को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी साझेदार, से मान लो ए बी सी है तो ए का कितना हुआ या बी का कितना हुआ, फिर दोनों को योग करके उसकी राशि को हमें बाहर लिख देना है। इसी तरह से पूंजी पर ब्याज भी हम ए बी सी के लिए लिखेंगे, और जो भी उसे अतिरिक्त जो प्राप्त होना है उसे, क्योंकि ये फर्म के लिए वो व्यय होगा या हानि होगा, तो हानि के लिए इसलिए हम इसे डेबिट में लिखेंगे, जो साझेदारों को फर्म के द्वारा चुकाए जानी है। तो जो साझेदारों को प्राप्त होगा वो यहाँ, और जो साझेदार फर्म को चुकाएगा वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी। फिर यहाँ पर जो अंतिम शेष होगा उसे साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाना है, उसके लाभ हानि के अनुपात में। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, जो भी यहाँ निवल लाभ आएगा उसको उसे बांट दिया जाएगा और उस राशि को हम यहाँ लिख देंगे, और इसी को फिर साझेदारों के पूंजी खाते में लिखा जाएगा। तो इसे हम कहेंगे लाभ हानि विनियोग खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज का क्लास जो है हम यहाँ समाप्त करेंगे। या आज के क्लास के ऊपर HW है जो आपको मेल करना है, इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे आप